बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान मुनीर, आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और चीफ रजिस्टर फास्ट स्पोर्ट्स इमरान सुहेल साहब। बात करेंगे उनसे क्रिकेट के ऊपर। सबसे पहले भारत की हठधर्मी के ऊपर। भारत ने जो नफ़रत का बीज बोया था, चाहे वो सियासत में हो या चाहे वो खेल में हो, अब उसके फसल काटने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। पिछले 8 माह में अगर बात की जाए तो जो दुनिया ने रुख बदला है ताकत का, तो वो एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत ने एक तजर्बा किया और पाकिस्तान ने फिर जब आंखें दिखाईं तो वो एक दुनिया का जो अंदाज़ है वो बदल गया। अब भारत ने जो है वो पाकिस्तान से खेलने से इनकार किया, पाकिस्तान आने से इनकार किया। पाकिस्तान ने भी यही फार्मूला तय कर लिया कि जब आपकी बारी आएगी तो हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे जाएंगे। पाकिस्तान ने अकेले ने स्टैंड बाय लिया। कुछ अरसा गुजरता है, एक बड़ी तब्दीली आती है हमसाया ममालिक के अंदर, जिसमें सबसे पहले है बांग्लादेश। आईपीएल के अंदर जो है वो खिलाड़ियों को लेकर शोर मचता है। सबसे पहले जो बांग्लादेशी प्लेयर है उसके ऊपर पाबंदी लगा, उसके ऊपर जो उनकी वहाँ की कह लें कि पार्टी है, उन्होंने इंतहा पसंद पार्टी शाहरुख खान को भी तनकीद का निशाना बनाया और बांग्लादेशी प्लेयर को भी, जिसका खमियाजा अब इंडिया को ये भुगतना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश ने भी भारत जाकर खेलने से इनकार कर दिया। चलें, पाकिस्तान और भारत की तो समझ आती है कि हमारे जंगी मसाइल हैं, लेकिन बांग्लादेश ने जो स्टेप उठाया है उसके पीछे उसका यही कहना है कि जी हमारी सिक्योरिटी जो है वहाँ पे टाइट है। पाकिस्तान के अंदर 2009 श्रीलंका पर हमला हुआ, पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट को बंद कर दिया गया। अब यही सिचुएशन खैर इंडिया के अंदर बनती जा रही है। बांग्लादेश ने जाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने बाकायदा आईसीसी को ख़त लिखा। उसने कहा जी हम ख़त लिखते हैं और उस पर बात करते हैं कि वहाँ पे हमारे खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कैसी मिलेगी। इस पर बात करते हैं इमरान सुहेल साहब से कि आप इस पर कैसे देखते हैं सारा। भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान को अकेला करने की कोशिश की, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ स्टैंड ले गया। क्या बांग्लादेश इसमें कामयाब हो पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का फार्मूला तय है, हमने पहले ही तय कर लिया था कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, जैसा मुंह वैसी चपेट मारेंगे हम। अब आप क्या कहते हैं बांग्लादेश के हवाले से, क्या बांग्लादेश इस मामले में कामयाब हो पाएगा? देखिए नुमान, सबसे पहले तो जो ये इशू है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का थोड़ा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ना इंडिया पाकिस्तान आ रहा है ना पाकिस्तान इंडिया जा रहा है, और दोनों की जो क्रिकेट हो रही है वो सारी की सारी जो है वो न्यूट्रल वेन्यूज़ पर होती है। बायलैटरल सीरीज़ की अगर बात करें कि बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कब से बंद है वो आपको भी पता है। वो 2000 के करीब जो थी सीरीज, 2005 में गालिबन वो पाकिस्तान इंडिया ने जो है पाकिस्तान बिल्कुल उस वक्त से उसके बाद से जो 2003 में इंडिया आई थी, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान गया था, हाँ उसके बाद से सीरीज़ नहीं हुई। नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश वाला जो स्टांस है वो थोड़ा सा आई थिंक एक स्टेप आगे चला गया है। ठीक है, बांग्लादेश को चाहिए था पहले वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात करता या फिर वो बात करता आईसीसी के साथ कि ये हो रहा है। डायरेक्ट डिसीजंस दे देना मुझे जहाँ तक लगता है कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। गलती भारत ने तो की, लेकिन बांग्लादेश ने बजाय इसके कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पूछते कि आप ये रवैया किस लिए रख रहे हैं, ये निगोशिएशन होती, ये बातचीत होती, तो फिर हम कहते कि यार हाँ अब वो जगह आ गई है। जिस तरह पाकिस्तान के मामले में आपको पता हुआ था, बात आहिस्ता आहिस्ता दोनों टीमों के बोर्ड्स के ताल्लुकात ख़राब हुए, फिर डायलॉग पर बात गई, फिर जाके बाइकआउट हुआ, आईसीसी के अंदर भी चीज़ डिसाइड हुई, फिर पूरी दुनिया की क्रिकेट स्केड्यूल जो है वो डिले पे चला गया था। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो थे वो बैठे, उन्होंने भी मामले को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ तो इधर से इंडिया ने डिसीजन लिया आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का, उधर से बोल्ड डिसीजन आया जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना आईसीसी ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, वो डायरेक्ट मना कर देंगे कि हमने वहाँ नहीं आना। देखिए पहली जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि आप हमें यकीन दहानी कराएं हमारे सिक्योरिटी के हवाले से प्लेयर्स को। देखिए पाकिस्तान और इंडिया शुरू से एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और 1947 से हम अगर देख लें तो उसके बाद से ही
तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स होने के बावजूद हमने वहाँ के दौरे किए हैं। हमारी प्लेयर जो आईपीएल खेलने के लिए भी वहाँ पे ठीक है, गए हैं ना, हाँ दौरे किए हैं। लेकिन उसके बाद जब ये नरेंद्र मोदी वाला, शिवसेना वाला जो मामला, जब उनके हाथ में ये सारी हुकूमत आई, तो उसके बाद से ज़्यादा अग्रेसिव हुई चीज़ें, आगे बढ़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश और इंडिया के हालात तो बहुत अच्छे थे, ये बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे इनके आपस में, ये दोनों एक दूसरे के बगैर चलते ही नहीं थे। जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड कहता था वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड करता था। ये अचानक से इस मामले के ऊपर कि मुस्तफिजुर रहमान को आपने रिलीज कर दिया है, लिहाजा इस वजह से हम नहीं खेलने आ रहे, मैं समझता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँ। 9 मई से पहले आपको याद होगा पाकिस्तान को क्रिकेट में अकेले करने की कोशिश की जा रही थी, और एक टाइम ये आ गया था कि जो एशिया के दूसरी क्रिकेट काउंसिल्स है, भारत उनको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार था। ये कहीं हद तक डील्स भी इनकी हो गई थी कि पाकिस्तान को क्रिकेट में अकेला कर दिया जाए। लेकिन फिर पाक फौज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, 9 मई के बाद जो हमारा ट्रेंड चेंज हुआ है, अब लोगों को पता चल गया कौन किस ताकत में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बांग्लादेश में भी हुकूमत बदली ना। हाँ जी, बिल्कुल। बांग्लादेश में हुकूमत बदली, जो हुकूमत उस वक्त इंडिया के साथ मिलकर काम करती थी वो नीचे चली गई। उसके बाद जो नई हुकूमत आई उसके ताल्लुकात पाकिस्तानी हुकूमत के साथ बहुत अच्छे हैं। ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो। लेकिन मैं अगर आपको टेक्निकल सिनेरियो की बात बताऊं, क्रिकेट के अंदर इंडिया को पहले तो ये नहीं करना चाहिए था कि अगर तो मुस्तफिजुर रहमान की अगर बात करते हैं तो मुस्तफिजुर रहमान को शाहरुख खान ने कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए 9 करोड़ रुपए में नहीं पिक किया था। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी भी बोली लगा रहे थे, उनके साथ साथ एक टीम और थी वो भी साथ साथ बोली लगा रही थी, तो तभी वो वहाँ पर पहुंचा ना। आज मुस्तफिजुर रहमान की कीमत अगर 9 करोड़ से ऊपर है तो पाकिस्तान के लगभग वो 30 करोड़ रुपए बनते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि क्या मुस्तफिजुर रहमान 30 करोड़ रुपए वाला प्लेयर है? वो किसी सूरत 30 करोड़ रुपए वाला प्लेयर नहीं है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता बोली लगते 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 ऊपर चला गया, और जब वो शाहरुख खान के हाथ में आ गया तो फिर ये लोगों को लगा कि नहीं यार, इसको निकाल देना चाहिए। ये हमारे मुल्क के अंदर एक एग्रेसिव सोच आ रही है, शिवसेना की हुकूमत ये चाह रही है, नरेंद्र मोदी की हुकूमत चाह रही है कि जनाब ये जो मामला है ना, ये आगे ना बढ़े मुसलमानों के साथ जो ताल्लुकात है भारत, क्योंकि अब बांग्लादेश को भी अच्छी नज़र से नहीं देखता, तो लिहाजा ये एलिमेंट साइड पे किए जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर इस पे बात करें तो सियासत में, वैसे खेल के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए ना। खेल को जो है वो ये अगर था ना तो पहले सोच, मामला चलते रहते हैं आपके सियासी मामला चलते रहते हैं। अगर मुस्तफिजुर रहमान को अगर आपने निकालना ही था तो फिर आपने उसको डाला क्यों बिडिंग के अंदर? आप उसको बिडिंग में ही लेके आते। इशारा आपको देना चाहूँगा कि हमारे जो बाकी हमसाया ममालिक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उन्होंने आईपीएल के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर कितनी तनकीद की। उनके प्लेयर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इंडिया जो है वो हमारा दूसरा घर है। खैर, इस पे तो फिर आगे बात होगी कि उसके फिर किस तरह आईपीएल ने उनको रिजेक्शन दी है। मैं नाम नहीं लूँगा, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, जब अंडर 19 का एशिया कप हुआ था ना, तो अंडर 19 जो एशिया कप था, जब मोहसिन नकवी साहब ट्रॉफी देने के लिए आए तो उनके साथ अफ़गानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के सदर थे ना, वो साथ साथ ही उनके चल रहे थे। अगर वो अपना दूसरा घर उसको कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई इतने फ्रेंडली नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें बेहतर हैं, उनको साथ लेके मोहसिन नकवी साहब बड़ी काविश कर रहे हैं, बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप समझते हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अच्छा प्ले करने लग गए हैं? चले सियासत को तो अलग रखते हैं, खेल के हवाले से जिस तरह उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर आस्ता आस्ता चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की है या कर रहे हैं वो, जैसे भारत को ट्रॉफी ना देना और उसके ऊपर वो स्टैंड लिया है उन्होंने, आप क्या समझते हैं कि? नहीं देखिए, मैं एक बात बताऊँ, क्रिकेट के अंदर एक टर्म है कि आप अगर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो फिर आप अगले की गलती का इंतज़ार करें। अभी इंडिया गलत कर रहा है और उसकी गलती का फ़ायदा मोहसिन नकवी भरपूर तरीके से उठा रहे हैं, और अच्छा प्लेयर वही होता है जो सामने वाला जब गलती करे तो उसकी गलती का फ़ायदा उठाए। अब इंडिया गलती कर रहा है, फॉल्स खेल रहा है, उसको नहीं समझ आ रही उसने क्या करना है, उसके आने वाले इलेक्शंस के हवाले से पॉलिटिकली क्रिकेट बोर्ड को इस्तेमाल कर रहा है। आपको पता है क्रिकेट के अंदर जो हमारे 3 मुल्क है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये तीनों आपस में इनके जो इंटरलिंक चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हैं माजी को लेके अब तक। तो खैर वो पॉलिटिकली भी लोग यूज़ करते हैं क्रिकेट को, इंडिया में पॉलिटिकली यूज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया को शायद
अब इन चीज़ों से हटकर प्योर क्रिकेट के ऊपर आईसीसी को भी चाहिए। खेल को सियासत से पाक रखना चाहिए। खुद इंडिया संभाल रहा है तो इसलिए मेरा ख्याल है इन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, ना सिर्फ इशू खड़े होने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक आज बात बता दूं अपने प्रोग्राम में कि बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, एक मीटिंग होगी और ये इंडिया खेलने जाएंगे। आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया इमरान सहील साहब की खेलने के लिए प्रेडिक्शन कह जाएगा। लें कि उनका एक्सपीरियंस कह उसकी लें। वजह है, देखिए या तो ये टूर्नामेंट आगे चला जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं होता तो फिर बांग्लादेश इंडिया खेलने के लिए जाएगा और श्रीलंका में मैचेस नहीं होंगे। तीसरी ऑप्शन ये है कि फिर ये मैचेस यूएई के अंदर होंगे, जहां पाकिस्तान जाएगा। ठीक है, नहीं पाकिस्तान के मैच तो श्रीलंका में हो रहे हैं ना इंडिया के साथ, लेकिन इनके मैचेस यूएई में हो सकते हैं। अच्छा, ये श्रीलंका नहीं जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश इंडिया जाके खेलेगा, और क्योंकि लॉजिस्टिकली भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। देखिए होटल रिजर्वेशन हो गई, आपकी प्लेन टिकट हो गई, आपने कहाँ रहना है, इतने थोड़ा टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। या तो फिर बांग्लादेश खुद को विड्रॉ कर ले कि जी मैं नहीं खेल रहा, मेरे पॉइंट जो है वो फोरफिट कर दिए जाएँ, तो फिर इसके मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन भी आएगा, बांग्लादेश के पॉइंट फोरफिट कर दिए जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता। सही बात। चले, हाथ ना मिलाने से ये कहानी शुरू हुई थी, हाथ मिलाने तक बात पहुंच गई। इसको खैर ये एक सियासी टॉपिक है, किस तरह यार सादिक साहब के साथ उनके हाई कमिश्नर ने हाथ मिलाया, तो ठंडा रहना चाहिए, चाहे वो सियासत है चाहे वो खेल है। हाँ जी, एक दूसरे के मुल्क में आना जाना चाहिए, बिजनेस बढ़ता है, लोगों के अंदर जो आपस में इंटरेक्शन बढ़ती है। तो ये तो आने वाले वक्त में देखते हैं जी क्या बनता है। अब अगली खबर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी आई है जी। मुत्तहदा अरब अमारात में एक इंटरनेशनल लीग T20 खेली जा रही थी जिसका नाम था ILT। उसके चीफ एग्जेक्टिव हैं डेविड वाइट। उन्होंने कहा है जी कि मुस्तकबिल में हो सकता है कि हम अपने मैसेज जो हैं वो पाकिस्तान में कराने शुरू कर दें। तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? जबकि उन्होंने कहा हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबित बड़ी अच्छी है। जो चीफ एग्जेक्टिव साहब है ना, वो भी एक मुलाजिम है, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ILT T20 जो लीग है जिसको ILT स्पॉन्सर करता है, ILT की जो कंपनी है, ठीक है, ये भी इंडियन कंपनी है, ठीक, इंडियन स्पॉन्सर है। जो इंडियन स्पॉन्सर है वो किसी भी सूरत इंडियन बेस तो इंडियन ही है ना उस पूरी लीग की। तो मुझे बताएं, जो एक प्लेयर को, मुसलमान प्लेयर को इंडिया में नहीं आने दे रहा, तो आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में लीग भिजवा देगा? ये तो मुझे चीफ एग्जेक्टिव साहब की जो समझ है शायद वो घास चरने चली गई है कि वो ये कह रहे हैं। मुझे लगता है वो अपनी नौकरी पे जो है ना वो लात मार रहे हैं कि हाँ अच्छी भली नौकरी मैं कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो अपनी नौकरी से भी हाथ धोएंगे इस बयान के बाद। अगर ये बयान सही है ना, तो इस बयान के बाद ये भी आपके प्रोग्राम में मैं रिकॉर्ड बता दूं कि वो इस लीग का हिस्सा नहीं होंगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से खबर जो है वो गर्दिश कर रही है कि वो इंजरी का शिकार हो गए हैं। क्या वो T20 का वर्ल्ड कप खेल पाए? यार देखें, मैंने तो बहुत दिन पहले कह दिया था, ये आज से 10-15 दिन पहले की बात है, जब मैंने ये कहा था कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो जाएंगे ड्यू टू कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया, और उनके ऊपर जो बर्डन था क्रिकेट का, जिस तरह से फटीक आ रही थी एज अ फास्ट बॉलर। मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट करना चाहिए था। बैक टू बैक इतनी लीग, कितना पैसा, क्या करना है पैसा कमा के? आप टीम के कप्तान हैं पाकिस्तान के, आप कितना अरसा से खेल रहे हैं, लाहौर के अंदर के आप कप्तान हैं, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं देख रहे कि यार मैंने लंबी क्रिकेट लेके चलनी है, मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, मैंने लाहौर के अंदर की आने वाले PSL में नुमाइंदगी करनी है। आप किन चक्कर में पड़ गए भाईजान? आप फिट हैं तो आप हीरो हैं, आप फिट नहीं है तो आप जीरो हैं। आपकी जगह पे देखिएगा कोई और खेल रहा होगा। जैसे आपको ये भी खबर दे दूं कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह पे मोहम्मद जमान खान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रिप्लेसमेंट के तौर पर चले गए हैं खेलने के लिए। हाँ जी, और अगर वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो फिर आपके पास जवाब ही नहीं बचता। फिर अगर वो वहाँ परफॉर्म कर देते तो आप किस तरह उसको टीम से बाहर बैठाएंगे? फिर आपको हारिस को बाहर निकालना पड़ेगा। यही काम हम गालिबन सलमान मिर्जा के साथ भी कर रहे हैं। वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं, अगले मैच में वो बाहर हो जाते हैं। खैर इस तरह तो जहादाद खान वाली बात भी मुझे याद आ जाएगी कि जहादाद खान बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। अच्छा, इसी पे मैं ना एक खबर साथ आपके शेयर करता हूँ कि खबर आई है कि जो 2025 है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा रहा है जी। नए प्लेयर सामने आए हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें 2025 में नए चेहरे देखने को मिले हैं।
इस पे आप क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि स्कूल लेवल के ऊपर जो स्पोर्ट्स को लेके जाया गया और फिर आप नया टैलेंट हमने तलाश किया उसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरी आ रही है, अभी बहुत अर्ली है ये कहना कि बेहतरी आ गई है। ये अभी आपको 2-3 साल अगर ये तसलसल रहेगा तो फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी डोमेस्टिक से उम्र रसीदा खिलाड़ियों को बाहर नहीं करेंगे और यंगस्टर्स को नहीं आएंगे लेके, और फिर अपनी नेशनल टीम से उम्र रसीदा खिलाड़ियों को नहीं निकालेंगे और जो प्लेयर पावर है वो ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप इस बात को नहीं कह सकते कि हाँ जी आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक होगी। लेकिन अभी रिसेंटली जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं स्कूल क्रिकेट के, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट तो भी आपने फैसलाबाद में कवर किया, फैसलाबाद आपने वो में, देखा है, लाहौर में, आपने पेशावर में, कराची में, हर जगह हो रही है। लेकिन क्या इस स्कूल क्रिकेट के जो टॉपर्स हैं वो आपकी अंडर 19 टीम में खेलने आ रहे हैं, ये सवाल है। अगर वो अच्छा, आते हैं खेलने तो इसमें फिर मैं यहाँ पे आपको कहूँगा, अंडर 19 की आपने जिक्र किया, एक नाम अज़हर अली साहब का लिया जा रहा है, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं। अंडर 19 की जो टीम तैयार की थी उन्होंने पूरी मेरिट के ऊपर की थी। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है और वाकई ही लड़के जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट हुए थे? क्योंकि बाद वो छोड़ के दरमियान में उनके जो भी पीसीबी के साथ मामलात हुए थे तो वो चले गए थे, लेकिन एक नाम आज भी अज़हर अली का जो है वो गूंज रहा है कि जी उन्होंने ये मेरिट के ऊपर काम किया था और लड़के जो है वो मेरिट के ऊपर आए हैं। ये मुझे आपकी मेरिट वाली बात पे याद आ गया। मेरिट वाली बात, फिर अगर आप मुझे मेरिट वाली बात करते हैं तो मेरिट तो मुझे अभी भी कहीं नज़र नहीं आता। आप 2-3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे अंडर 19 जीत रहे हैं ना। हाँ जी, ऐसे ही पूरी टीम की परफॉर्मेंस पे पूरी तो नहीं टीम जीत की रहे, बाकी तो performance छुपे हुए हैं। छुपे हुए हैं। जिस दिन बड़ी टीमें सामने आएंगी तो वो परफॉर्म नहीं इंडिया से करेंगे। हम एक मैच हारे हैं। जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे ना, याद रखिएगा, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर जो छुपे हुए ना उनकी परफॉर्मेंस के पीछे, वो फिर आपको सब पता चल जाएगा कौन तैयार हुआ हुआ, कौन तैयार नहीं हुआ हुआ। ये सारे क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी अच्छे थे तो वो रहते ना सेटअप के अंदर, क्यों छोड़ के चले गए? मेरा ख्याल है कि वो ज़ाती अकेडमी भी एक चलाते हैं, उस एकेडमी में भी बच्चे होंगे, उस एकेडमी से भी 2-3 जो कैप्टन है, हमारे सुनने में ही आया जो कैप्टन है अंडर 19 टीम का, वो अज़हर अली अकेडमी का बंदा है। तो अब यहाँ से आप यहाँ पे तो फिर मेरिट जो है वो खुल आप के सामने अंदाजा आ लगा गया। लें। चलें, बड़ी टीमों के साथ जब लड़ाई होगी तो फिर पता चल जाएगा कौन कितना पहलवान है। ऑस्ट्रेलिया से एक खबर और शामिल करते हैं, उस्मान ख्वाजा के हवाले से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आखिरी टेस्ट खेलेंगे एशियस का, लेकिन उसके अंदर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या आपको लगता है कि एक मुसलमान क्रिकेटर के लिए, चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क के साथ हो और अगर वो अपने मुल्क की तरफ से खेल रहा है, ताल्लुक़ उसका किसी के साथ भी हो, तो ऐसे अल्फाज कहने चाहिए? उसने जो उन्होंने इस्तेमाल किए, जी मुझे हमेशा जो है वो तासुब से देखा गया। देखें, अगर उन्होंने तासुब की बात ऑस्ट्रेलिया के हवाले से की है तो मेरा ख्याल है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया से इतनी क्रिकेट खेल गए हैं तो अगर अभी भी उसको तासुब कहते हैं तो मुझे उसके बयान के अंदर ही हैरानगी है। अच्छा, देखिए वो उन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से देखिए ट्वीट वगैरह किए हैं, उस हवाले से लेकर वो उनका मैं काफ़ी ज़्यादा बताऊँ, तनकीद ये का अगर निशाना उन्होंने बनाया गया। किए हैं तो देखिए, आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तरफ उंगलियां उठेंगी ना। तो अगर तासुब के हवाले से बात करें तो कुछ लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया होगा, तो उसका भी जिक्र कर देना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलियंस ने कितना उनको सपोर्ट किया, कितना उनके करियर में उनको फ़ायदा दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले उस्मान ख्वाजा के लिए क्रेडिट है कि वो पाकिस्तान से तो ना खेल पाए, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खेल के दुनिया क्रिकेट में अपना नाम बनाया और पाकिस्तान का भी जो नाम है वो उसको भी और इख्तिताम जो है वो बड़ा अच्छा उन्होंने एशियस देखिए एशियस के अंदर उनका इख्तिताम होना। इससे देखिए, मैं ना कल भी एक जगह पे बात हो रही थी, मैंने कहा यार शुक्र अदा करें कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों के अंदर ना प्लेयर्स को एक दिया जाता है कि यार हाँ आप लास्ट मैच खेलें और उसको एंजॉय कर, उसको मनाया जाता है उस दिन को, यार आज उस्मान ख्वाजा का, आज फलां प्लेयर का जो है आखिरी टेस्ट मैच है, फेयरवेल मैच उसको दिया जाता है। पाकिस्तान में तो धक्के मार के निकाला जाता है। अच्छा, ये जब आप तक बात धक्के मार के याद निकाले आया, तब तक जाते नहीं है। वो कल देख रहा था, सईद अजमल का एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने बाकायदा इस बात पे कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है रिटायरमेंट, जबरी रिटायरमेंट जो है वो ली जाती है, जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट मैं होता ना, मैं कहता पाए तुसी तो छड़ दे नहीं। अगर आज भी कहते ना सईद अजमल तुम्हें टीम से खिला रहे होते या 11 की साइड से, तो आज भी खेल रहे होते, आज भी मिसबा को खिला रहे होते तो आज भी खेल रहे होते। अच्छा, यहाँ पे एक नाम मैं लूंगा, शुएब मलिक का, जो अभी तक भाई सरफराज ने नहीं ली। सरफराज क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तो धक्के मार के निकालना पड़ता है इनको 2-3 साल बाहर बिठाओ ना, फिर इनको यकीन हो जाता है हाँ यार हूं मैंने नहीं कटा, तो रिटायरमेंट ले लो, ये होता है। चले क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉकी के ऊपर।
हमने पिछले कुछ प्रोग्राम पहले भी बात की थी कि हमारे एक मैनेजर हैं अंजुम सईद हाँ साहब, जिनको वो भी जहां से ओलंपियन है। ऑफलोड कर दिया गया था। तो अब पाकिस्तान हॉकी टीम जो है जी वो खेलने के लिए जा रही है और ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इस दौरे के दरमियान जो है शुरू होने से पहले ही जो मैनेजर अंजुम सईद साहब हैं उनको रोक दिया गया है, उनको जी हाँ। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर देखिए नहीं जी, भेजा अंजुम गया। सईद साहब, अच्छा, इसमें वो जो उनका कहना था उन्होंने तरदीद की थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पता जो है है उनकी रोक दिया तरजीह गया। का मुझे, और उनका ज़ाती तौर पे भी मुझे पता है। वो अक्सर हम जब उन्हें स्टेडियम में जाते हैं ना मिलने के लिए या वहाँ उनके ऑफिस के अंदर, तो उनके हाथ में सिगरेट ज़रूर होता है, और कुछ हो ना हो सिगरेट ज़रूर होता है उनके हाथ में। तो अंजुम सईद साहब को रोक देना बड़ी अच्छी बात है। देखिए मुल्क की बदनामी होती है ना, तो इंक्वायरी में कुछ ना कुछ तो साबित हुआ होगा ना। अगर वो अकेले टीम में बाद में वापस आए हैं तो इसका मतलब है, देखिए अगर ये वाकया एयरपोर्ट पाकिस्तान पे हुआ होता ना, कराची में, लाहौर में, तो मैं समझता कि शायद यार उनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के अंदर अगर ये इस तरह की उनके साथ, आपको बकायदा ऑफलोड ठीक करके है, तो जुर्माना वहाँ किया पर गया। किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, वहाँ मेरिट पे बात होती है। ये हॉकी टीम नहीं है भाईजान कि जिदा दिल करे उन्हें खड़ा दो, जिन्होंने दिल करे हॉकी टीम 'च रख लो, मैनेजमेंट 'च रख लो, और बेड़ा गर्क किया हुआ हॉकी का। शुक्र करें आपको रोक के जुर्माना करके आपको जेल में नहीं भेजा, वरना पाकिस्तान की वक्री बदनामी होती। हो तो वैसे गई है, होर हो जानी सी, लेकिन तानू की फर्क पैंदा। चलें प्रोग्राम के ख़त्म की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी एक दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स कोलंबो पहुंच गए हैं, मरहलावार वहां पे पहुंचेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। एक तो मेरा ये सवाल है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। दूसरा, मुल्तान सुल्तान के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं जी, कुछ प्लेयर्स के नाम लिए जा रहे हैं, जिसमें अब्दुल रज़ाक है, तौफीक उमर साहब हैं, एक गालिबन मुश्ताक अहमद साहब हैं, जो पीसीबी फैसला कर रहा है कि जी उनके हवाले इस जो पीएसएल का सीज़न 11 आ रहा है वो मैनेज करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये तीन नाम जो है वो मैनेज कर सकेंगे, या कोई नया नाम आप देना इनमें चाहेंगे? से कोई नाम भी नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी ये कहा था एक जगह पे, मैंने कहा था कि अगर सबसे कोई बेस्ट नाम है ना मुल्तान सुल्तान को चलाने के लिए, तो वो आकिब जावेद है। आकिब जावेद और माइक हसन, ये दो लोग होंगे जो मुल्तान सुल्तान को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते लेकिन माइक हसन तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है ना, वो उसकी देखिए कोचिंग स्टाफ वो में तो है। कोच बदला जा सकता है ना, कोच का क्या फ़र्क पड़ता है, वो कोच कोई और आ जाएगा वहाँ पर। बात यह है कि आकिब जावेद इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आकिब जावेद को वो एक्सपीरियंस भी है, लाहौर कलंदर के साथ वो 7 साल उन्होंने काम किया है, उन्हें पता है कि एक फ्रेंचाइज को कैसे चलाया जाता है। पीछे पैसा तो क्रिकेट बोर्ड का होना है, तो वहाँ पर वो वैसे भी ना बड़ा पसंद करते हैं इन चीज़ों को, कि बैठ के ऑर्डर्स करना और अपनी मर्ज़ी से, जब एक टीम ही उनके हाथ में हो जानी है तो उन्होंने कहना अच्छा मैं इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान को जिता के दिखाऊंगा, जिस तरह मैं लाहौर कलंदर को तो खैर नहीं जिता पाए हो, तो कह रहे हैं कि मैं ये जिता के दिखाऊंगा। अल्लाह करे कि कोई किसी के भी हाथ में है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये मामला मुल्तान सुल्तान वाला जो था ना, वो अली तरीन के हाथ में ही रहना चाहिए था, उसको हल कर लेना चाहिए था। अच्छा, यहाँ में मोहसिन नकवी साहब से एक सवाल गालिबन आपने ही किया था कि अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि जी अली तरीन साहब जो है वो नई टीम खरीद सकते हैं, तो आप मुल्तान सुल्तान को लेके क्यों नहीं चलना चाह रहे? इसकी पीछे लॉजिक क्या है? देखिए उन्होंने कहा कि जी वो जो बिडिंग हो रही है ना दो नई टीमों के लिए, जो इस्लामाबाद में 8 तारीख को होनी है कन्वेंशन सेंटर में, उन्होंने कहा कि यार उन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत काम किया है, तो वो एलिजिबल है कि वो टीम खरीद सकते हैं। तो मामला अगर वो टीम खरीद सकते हैं तो सर आप उसको टीम चलाने देते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताता हूँ, तो अंदर की बात बताता हूँ, जो शॉन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो उनके चचा थे गालिबन या ताया थे, उनके नाम पर वो टीम रजिस्टर्ड थी, वो कंपनी ओनर थे, और ये पार्टनरशिप में उसके साथ थे अली तरीन, और वो अब उनके बेटे संभालते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ओनरशिप उनकी तरफ है, तो उन्होंने कहा यार मैं इस चीज़ से बाहर निकलता हूँ और मैं एक अपनी ज़ाती एक नई ओनरशिप के साथ आता हूँ, और वो मुझे लगता है कि फैसलाबाद या सियालकोट इन दो टीमों को जो है वो ऑन करके तो दोबारा पूरी ओनरशिप के साथ। अच्छा, आपको लगता है कि वो आएंगे और हिस्सा लेंगे? हाँ, वो तो पैसों का मसला है ना। देखो 200 करोड़ रुपया क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। 1 अरब से ऊपर की बोली लगनी है, ठीक है, 1.5 अरब 2 अरब उनके लिए कोई मायने रखता है? नहीं, कोई नहीं। उनको 3 अरब मैं बता दूं, जिस तरह अली तरीन है ना, वो 2.5-3 अरब में भी टीम लेगा, टीम नहीं छोड़ेगा। चलें जी, ये तो आने वाला वक्त फैसला करता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट में मज़ीद क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने खुल के बात की पिछले हफ्ते में होने वाली क्रिकेट की तब्दीलियों के बारे में, भारत की हट दर्मी के ऊपर जो उसने खेल के अंदर एक खेल खेला हुआ है, अब उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है।
आज तक के लिए इतना ही। मुझे और इमरान सोहेल को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।